आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो ऑर्गेनिक सिंथेसिस से मतलब क्या था कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और वाया इनोलेट मतलब इनोलेट के थ्रू। ठीक है ना। अब ये जो इनोलेट था, इनोलेट होता था इंटरमीडिएट, इनोलेट होता था इंटरमीडिएट। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे, हम उन सब रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जिन रिएक्शंस के अंदर इनोलेट बनता होगा। दैट मींस जिन रिएक्शंस के अंदर एज अ इंटरमीडिएट इनोलेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि इनोलेट है क्या। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें समझना है इनोलेट क्या है। तो जी हम सबसे पहले बात करेंगे इनोलेट की। अब आप एक बात बड़े ध्यान से समझना, देखो इनोलेट समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक होता है आपका रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इसको समझो पहले आप, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है, देखो रिएक्टिव से मतलब है एक्टिव होगा वो, ठीक है ना। और मिथाइलिन का मतलब होता है CH2। अगर CH3 था तो मिथाइल होता है, CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। और अगर CH2 होगा तो हो जाएगा मिथाइलिन। तो मतलब कि ऐसा CH2 ग्रुप जिसके पास जो रिएक्टिव हो, जिसके पास रिएक्टिव कैसा होगा, रिएक्टिव हो या एक्टिव हो, इसको आप रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, इसको आप एक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्टिव से मतलब है जिसके हाइड्रोजन जो होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक। हाइड्रोजन कैसे होंगे उसके, एसिडिक। और एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए इस CH2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वे ग्रुप जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन निकालने का हो। ठीक है, पास समझ में आई है। तो ऐसे CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब समझो इसमें, इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी दो तरह के होंगे। एक वे जिन जो कि -I इफेक्ट के थ्रू, -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, लाइक हेलोजन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है ना, या फिर नाइट्रोजन। जब ये जो ग्रुप है जैसे कि OH है, NH2 है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये निकालते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक, बट इन्हीं के साथ साथ अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता हो वाया रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस, तो इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, जैसे कि CO ग्रुप। CO में CO, और यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब CO ग्रुप मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो CO ग्रुप में यहाँ पे देखो आपका OH हो सकता है, CONH2 हो सकता है, COH हो सकता है, COCH3 हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे ग्रुप। इसके अलावा CN ग्रुप, इसके अलावा N डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है ना, ये सारे के सारे ग्रुप जो थे ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालते थे किसके थ्रू, वाया रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ये क्या करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वहां पे चार्ज को विड्रॉ करते हैं, यानी कि इनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, ये जो ग्रुप थे, ये सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, ये ज्यादा चार्ज को विड्रॉ करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, इसीलिए ये जो ग्रुप थे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। और इन ग्रुप की प्रेजेंस से ही कोई भी CH2 ग्रुप, कोई भी CH2 ग्रुप आपका रिएक्टिव हो जाता है। अगर इनमें से देखो, इनमें से कोई भी ग्रुप, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर जुड़ता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CH2 और इधर भी CH2, तो ये जो CH2 ग्रुप था ये हो जाएगा रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
अब मुझे ये बताओ, सभी बताएं एक बार, आपको समझ में आया रिएक्टिव या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसे कहते हैं हम? नहीं। हैं? हाँ जी, कौन बोल रहा था? ताजी फिर से बता दो। अच्छा, लेट क्यों आई तू आज? पता न चला। पता ना चलता तुम्हें? ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। मैंने कहा कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। किसकी? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया कि मिथाइलिन जो होता है ना, जो CH2 ग्रुप होता है, CH2 को हम बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं CH2 को? मिथाइलिन। ठीक है, तो ये जो CH2 ग्रुप था, इस CH2 के पास अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसको, तो ये CH2 ग्रुप जो होता है ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो जाता है, एक्टिव या रिएक्टिव। ठीक, अब जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके ये सारे ग्रुप, ये एमाइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये नाइट्राइल, ये नाइट्रो, इनमें से कोई सा भी ग्रुप अगर इसके पास जुड़ता है CH2 के पास, तो फिर ये जो CH2 था, ये CH2 आपका रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा होगा वो चीज समझो। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक CH2 लिख दिया यहाँ पे, इसके पास मैं दो ग्रुप जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ NO2। इसको ध्यान से समझना, दो NO2 ग्रुप जोड़ दिए। ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, इसका इफेक्ट कंसीडर करना इसके पास। देखो NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? जो इसके सिग्मा सॉरी, जो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही NO2 ग्रुप इस साइड से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था इसका? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कैसा था ये? माइनस आई इफेक्ट। दूसरा, अब ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन्स को O की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसमें N डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे? O की तरफ, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अगर O मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इस कार्बन के पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये NO2 ग्रुप उसको भी स्टेबलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ CB, CB से मतलब है कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब समझ लेना आप, कॉन्जुगेट बेस। जब मैंने इसका, इस वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो कॉन्जुगेट बेस किस तरह से बनेगा? CH, इसके पास माइनस, यानी कि इससे एक H निकल गया। ठीक है ना? अब एक बात समझो, जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मिथाइलिन ग्रुप के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो आपका रेजोनेंस से भी स्टेबल था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़े हुए हैं, ये कैसे हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन। कैसे? एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन उन्हें बोलते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। ठीक है ना? अब आपको एक बात समझनी है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस, ये क्या था? ये था कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसी के ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस को कैसे स्टेबल करना होगा? कॉन्जुगेट बेस के पास जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वे ग्रुप डिसाइड करेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं। अब NO2 ग्रुप था, NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट से भी इसको स्टेबल करता है, नेगेटिव चार्ज को, और माइनस आर के थ्रू भी करता है। तो इसके दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इंडक्टिव भी और रेजोनेंस भी। इसलिए NO2 ग्रुप जो होता है ना, NO2 ग्रुप, ये बात याद रखना, आपको बता रहा हूँ, NO2 ग्रुप जो होता है वो स्ट्रोंगेस्ट होता है। ठीक है ना? लगभग सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्टेबलाइजिंग ग्रुप, स्टेबलाइजिंग ग्रुप या स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, क्यों होता है स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? क्योंकि ये इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के थ्रू ही
इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। बात समझ में आई आपको कुछ? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। अब जैसे मान लिया मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होंगे, जैसे मान लिया हमने कहा कि CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इस कंपाउंड का? प्रोपेन। यहाँ पर CH2 है, ये मिथाइलिन ग्रुप तो है। कैसा? मिथाइलिन ग्रुप तो है ये, बट इट इज नॉट एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। समझ में आई सर बात? जी 2-4 एक्टिव ग्रुप के नाम बताइए। देवी जी एक्टिव जो थे ना, यहाँ देख, जिन पर ये ग्रुप जुड़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, CN और NO2, वे सब एक्टिव होंगे। ठीक है। अब तुम इनमें से, मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम इधर दोनों तरफ CHO जोड़ दो तो एक्टिव हो जाएगा, इधर COOH जोड़ दो, एक तरफ NO2 जोड़ दो तो भी एक्टिव होगा। किसी को भी जोड़ लो ना, इधर CN जोड़ दे, इधर NO2 जो जोड़ दो। एक तरफ हुआ नहीं, एक एक्टिव वाला नहीं होगा, ग्रुप सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं विद। होगा। अगर किसी सिंगल वाला नहीं होगा? ना, अगर किसी के एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ COOET यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना? एक बात समझो, देखो, अगर एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ध्यान से सुनना, अगर एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। ठीक। परंतु अगर 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना? और उसी कंडीशन में हम उसको एक्टिव बोलते हैं। समझ में आई बात? जो दो तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो सब बोलेंगे क्या? एक्टिवेटिंग क्या बोलेंगे? एक्टिव उसका या कुछ नाम भी रिएक्टिव तो। नाम। हाँ अरे, एक्टिव। अरे देवी जी, नाम तो उसका कुछ भी बन जाएगा। अब ग्रुप, एक बात बता दे, क्या हजारों कंपाउंड बनेंगे, सबके नाम रख लेगी क्या? मेन चीज क्या है, हम उसको एक चीज कहेंगे, कॉमन नेम। लाइक अगर हमने कहा कि इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये जो पूरा कंपाउंड है ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। इसका एग्जैक्ट नाम की जरूरत नहीं है तुम्हें रटने की, क्योंकि इसके तो यहाँ पर तुम हजारों ग्रुप जोड़ सकते हो, कभी इधर कोई सा कभी कोई सा कॉम्बिनेशन बनाते रहो, उनका नाम लिखते रहो, बस इसमें लगे रहो बच्चों वाले काम में। ये थोड़ी ना करना है तुम्हें, तुम्हें उनकी रिएक्टिविटी को समझना है। नाम में कुछ नहीं रखा, काम को समझो, काम में काम क्या कर रहा है वो। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर मान लिया हमने कहा दोनों तरफ NO2 लग गए तो डाइनाइट्रोमिथाइलिन, ये क्या, तो कुछ भी बोल दो, नाम तो कॉमन नेम ही तो है। समझे? जी सर। ठीक है ना? तो नाम तो उसका, नाम में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेन चीज ये है CH2, और ये CH2 किस तरह से बिहेव करेगा, और ये CH2 एसिडिक नेचर शो करेगा जब इसके पास विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। विड्रॉइंग ग्रुप मैंने 6-7 ग्रुप तो आपको बता ही दिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है। बस, तो उन्हीं उन्हीं से काम हो जाएगा आपका। ज्यादा ज्यादा उसको मतलब डिस्कस करेंगे तो फिर वो जो है, मतलब उसमें तो कंपाउंड पता नहीं कितने बन जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है ना? और ना ऐसा कोई क्राइटेरिया, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि देखो, जैसे मान लिया हमने कहा, अब हम बात करेंगे इनोलेट, समझो पहले आप। देखो इनोलेट, इनोलेट क्या था, इनोलेट क्यों आया, और इनोलेट के अंदर हमने क्यों पढ़ा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इनोलेट के अंदर हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि ये जो 2 हाइड्रोजन थे COOET, इधर भी COOET, ठीक है, इसको ईटी समझो। क्या हैगा? इथाइल, इथाइल का मतलब इस शॉर्ट में लिखा हुआ है, ET का मतलब होता है C2H5। ठीक है ना? Me का मतलब होता है CH3, ये शॉर्ट में होता है। ठीक है जी? C6H5 इसका मतलब होता है PH, फिनाइल। समझ जाओगे? हाँ जी। ये कहीं कहीं पे अच्छा। लिखे, अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मतलब केमिस्ट्री को और समझोगे, तब आपको ये इसी तरह के वो मिलेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब इसमें 2-3 कंपाउंड है, उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एक बार उसके नाम याद रख लेना बस, क्योंकि वहां पे जो है
वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब रिएक्शन दे देता है उसके डायरेक्ट नाम से ही। इसमें एक तो है आपके पास CH3 CO CH2 CO O C2H5। देखो इसमें ये तो एस्टर ग्रुप हो गया, ये कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम जो होता है इथाइल, देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं इथाइल, ये तो इथाइल हो गया, ये एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप, ठीक है ना, एसिड ग्रुप। और ये हो जाता है CH2CO वाला एसीटेट, ठीक है। तो इसका नाम होता है इथाइल एसीटो, सही, तो कीटोन है ना। हाँ एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO, पता है ना इस चीज का भी हाँ। दोस्तों। और इसका एक और नाम होता है, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपैक नेम नहीं है, एसीटो एसिटिक एस्टर। देखो ये एसिड ग्रुप, ये एसिटेट ग्रुप और ये एस्टर, और ये पूरा का पूरा बन जाएगा एस्टर, इतना, ठीक है ना। इसलिए इसको हम एसिटो एसिटिक एस्टर भी बोल देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेट कर लो, अपने दिमाग में इसकी स्ट्रक्चर को याद रखना, ठीक। एक तो हो जाता है ये, एक और होता है इसमें, तो देखो इसमें CH2 के एक तरफ तो क्या था एस्टर ग्रुप था, और दूसरी तरफ क्या था कीटोन, ठीक। इसके अलावा एक और है CH2 CO O C2H5 CO O C2H5, ठीक है ना। ये बुक में गलत दिया हुआ है, जो गुरुटो खेरा वाली बुक उसमें गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। ये एक ही बात है, बस ये लिखने का तरीका अलग है इसमें, ठीक है। इसका नाम होता है डाई इथाइल मेलोनेट, डाई इथाइल मेलोनेट, ठीक, या मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, BSc सेकेंड ईयर में, इसके पास जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते थे ना, इसको मेलोनिक एसिड बोलते थे, मेलोनिक एसिड। तो उसी से नाम आया, अगर ये एसिड आपका एस्टर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते थे मेलोनिक एस्टर। सर ये कई तरह के हो, एक तो मैलेइक होगा, एक मेलिक होगा, एक मलेइक मेलेनोइक होता होगा। है, मेलोनिक होता है, हाँ हाँ वही वही, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल जो सामने आ रहा है उसको देख लो बस। मलेइक होता है, उसमें एक बार चेक कर लेना, उसको मुझे भी याद नहीं अभी तो क्या है मलेइक का फॉर्मूला। बात समझे। तो ये दो कंपाउंड आप याद रखना, एक तो ये वाला इथाइल एसिटो एसिटेट, और एक ये वाला दूसरा, ये दोनों ही मोस्टली यूज होंगे। और अगर मैं कहूँ आपके सिलेबस में तो ये दोनों ही है, ठीक है ना। तुम्हारे सिलेबस में जो है वो यही दो की बात करनी है, मतलब कम एसिड एसिड जो होता है वो क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो सारे हो जाएंगे, बट आपके सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इन दो के ही हैं, एक इथाइल एसिटो एसिटेट और एक मेलोनिक एस्टर, वो सॉरी ये वाला मेलोनिक एस्टर, ये नहीं, ये तो एसिड था, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में CH2 ग्रुप है, ठीक है। और CH2 ग्रुप जो होगा वो दोनों का क्या है एसिडिक नेचर का, क्योंकि उसके CH2 के पास दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। बात समझ में आई है। जी सर। यस सर। चलो जी सर। इसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये इनोलेट क्या होता है, पहले इनोलेट और समझ लो। इनोलेट, देखो इसमें कुछ चीज आ रही है, इनोल इनोल आ रहा है ना, इनोल इनोलेट, यानी कि ये इनोल का कॉन्जुगेट बेस है, एक तरह से ऐसा मान के चलो। इनोल की बात अगर हम करते हैं, इनोल क्या होता है, इनोल इनोल होता है उसके अंदर इन प्लस ओल, इन का मतलब डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, उसको हम इनोल बोलते थे, ठीक है। अब ये जो इनोल है ये होता क्या है, इनोलेट क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। मैंने आपसे एक चीज बताई होगी कि अगर मान लिया मैं कहूं कीटोन को
ये जो कीटोन होता है इसके पास CO ग्रुप है, ठीक है ना। और ये जो कीटोन था, ये कीटोन आपका अगर हम इसको नॉर्मली रख दे तो ये हमेशा 100% कीटोन की फॉर्म में नहीं रहेगा। इसके अंदर होता क्या है कि जो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का होता है थोड़ा सा। देखो इस CH2 के पास एक हाइड्रोजन था, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके बजाय, इधर H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COCH3, यानी कि CH2 के पास एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ COCH3 है। तो इसके पास जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। कैसा? एसिडिक नेचर का। हालांकि अभी इसके पास एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर दो हो जाएंगे तो इसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये जो एसिडिक नेचर है इसकी, इसकी जो एसिडिक नेचर है ना, उसमें होता क्या है उसकी वजह से कि यहाँ पे जो ये CH2 है, यानी कि उसको मैं CH, H, CO और CH3, ये जो इसका हाइड्रोजन था ये था इसका एसिडिक नेचर का। ठीक, और ये एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने पे क्या होता है, HCH इसके पास आ जाएगा माइनस का चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा ये O, और यहाँ पे CH3। अब देखो एक बात समझो, अगर ये जो H है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक कब होगा, जब दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। तो उस कंडीशन में ये बाहर निकलने लगता है, यानी कि इसको बाहर निकालने के लिए हमें कमजोर से कमजोर बेस 20 काम को कर देगा। बट अगर यहाँ पे एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, और एसिडिटी कम होने का मतलब क्या, इसको बाहर निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे यही मतलब होता है इसका कि अगर दोनों तरफ जो है विड्रॉइंग ग्रुप थे, दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे, तो उस कंडीशन में H को बाहर निकालने के लिए वीक बेस भी काम कर देगा। ठीक है, और अगर ग्रुप जो है वो वीक है तो उस कंडीशन में हमें केवल स्ट्रॉन्ग बेसिस को H को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब H को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज बना है इसको, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और जो नेगेटिव चार्ज है ये इस CO के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाता है। ठीक, और कॉन्जुगेशन में जाने के बाद ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बना है ना इसको हम बोलते हैं इनोलेट। ठीक है, क्या बना ये, इनोलेट, यानी कि डबल बॉन्ड CO-। अगर यहाँ पे OH होता, ठीक, अब अगर यहाँ पे OH होता तो फिर क्या बनता है, ये इनोल। एक बार और समझो, मैं आपको इनोल और इनोलेट दोनों बता रहा हूँ। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा और समझ लो। CH2H CO और CH3, अगर मैं इस कीटोन के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दूं, क्या डाल दूं, थोड़ा सा एसिड डाल देता हूं, तो एसिड डालने का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, और एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहां से इस H को ले लेंगे, और H को लेने के बाद CH2H COH और इसके पास पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इसने H को ले लिया तो H को लेने के बाद होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ लेगा और यहाँ से ये इस H को निकाल देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं जिसको, इनोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक्टिव कंपाउंड होते हैं, अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो कौन सा इंटरमीडिएट बनाते हैं, इनोल। पर अगर ये बेसिक मीडियम में है, किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक, तो बेसिक मीडियम में OH क्या करेगा, यहां से H पर अटैक करेगा, क्योंकि ये H कैसा था, एसिडिक नेचर का था, एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो ये इस H को निकाल लेगा, H को निकालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, CH2 माइनस CO CH3। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्जुगेशन में जाता है, तो इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3। देखो इसको तो बोलते हैं हम, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आया है, कार्ब एनायन,
और इसको क्या बोलते हैं हम, इनोलेट। अब मुझे ये बताओ, ये जो इनोलेट है ये बनता कैसे है, ये आपको समझ आया? हाँ जी, यस सर, आ गया। ठीक है ना। तो ये इनोलेट के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इसीलिए इसीलिए जब भी एल्डोल कंडेंसेशन की बात होगी, एल्डोल रिएक्शन की बात होगी, तो उसके लिए ये लिख देते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते थे यही तो एसिडिक नेचर शो करते हैं भाई। सीओ के नेक्स्ट कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वही तो एसिडिक हाइड्रोजन थे। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के अंदर भी, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, उसके अंदर भी क्या है, ये हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन ही तो है ये भाई। इधर से इस CO के अल्फा पे, इधर से इस CO के अल्फा पे, दोनों तरफ से अल्फा पे होगी, तो इनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मोर एसिडिक होंगे ये। मोर एसिडिक होंगे तो इनको हम कह देते हैं मोर एक्टिव। और मोर एक्टिव होंगे तो इनको जल्दी इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इनके लिए वीक बेस भी काम कर देगा। और जब वीक बेस काम करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक H निकल जाएगा। और जब एक H निकलेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, रेजोनेंस में जाकर उससे क्या बना लेगा, इनोलेट। ये क्या बन गया, इनोलेट। अब आपको केवल ये ढूंढना है कि किसके अंदर इनोलेट बनेगा और कैसे। समझ में आई बात जी सर। सभी को? यस सर। चलो, तो ये तो हमने इनोलेट बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें जो है, इसके बाद हम इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एक काम करो, इसको ना ये सेशन कंप्लीट करो यहीं पे, और दोबारा से एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है जी। ठीक है।